इमाम और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। थैंक यू बैरिस्टर साहब। अच्छा बैरिस्टर साहब, आज एक दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हैं और वो ये हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो अमेरिका आए हुए हैं और यहाँ पे वो बड़ी मुलाकातें भी कर रहे हैं और बहुत कुछ इंटरनेशनल मीडिया से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, वो अमेरिका आए कोई 2 माह पहले और उन्होंने आके अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की कि हमें जो है वो रशिया से ऑयल लेने दें। दिस इज़ व्हाट ही नरेटेड कि जी हमने यूएस, हमारी जो पाकिस्तान एम्बेसी है वाशिंगटन में, वहाँ पे हमने ये बात की, अमेरिकन को रिक्वेस्ट की, जो उनके फॉरेन ऑफिस के लोग, जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे। और फिर साथ ही जो हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड एनर्जी हैं वो रशिया चले गए और वहाँ जाके उन्होंने कोई जो है वो कहा कि जी हाँ हम ले रहे हैं पेट्रोल, और बातें की, वापस आके बताया कि हमें सस्ती कीमत पे वो दे रहे हैं। अभी बिलावल साहब वाशिंगटन आए हैं तो इन्होंने कल एक इंटरव्यू दिया और कहा है कि जी हम तो रशिया से तेल परसू भी नहीं कर रहे और ले भी नहीं रहे। और घर में जो मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड पेट्रोलियम है वो कह रहा है जनवरी में टीमें आ रही हैं रशिया की। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है हम ले रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की है, ये क्या अमेरिकन को खुश करने के लिए आप समझते हैं की है? ये इसको आप ये समझ लें कि क्या वो पीएमएलएन के मिनिस्टर हैं, ये पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं, विद इन द कोलिशन दराड़ है कि ये अमेरिका को खुश करना चाह रहे हैं कि, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि ये आइंदा वजीर आजम बनना चाहते हैं और पीएमएलएन जो है उसको अपना फिजिकल डिसिप्लिन ठीक करना है और अपने डॉलर बचाने हैं और पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा घर लेके आना है। सो हाउ डू यू सी दिस confusion within the Pakistan's political class and particularly the ministers? देखें जी, ये कन्फ्यूजन जो है ना, ये अमंग द मिनिस्टर्स नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, ये उसकी रिफ्लेक्शन है। बात ये नहीं कि ये कोई दो मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं तो इसलिए दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। खुद बिलावल साहब के अगर आप पिछले तकारीर या जो उनकी गुफ्तगू देख लें पाकिस्तान में, तो वो इन लाइन विद इसहाक डार और दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त की हुकूमत की, उसके साथ थी। और रशिया से तेल लेना उनका एक बहुत बड़ा एक ख्वाब टाइप एक चीज बन गई, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई तेल का जो कुआं जो है वो रशिया फॉर एवर इनको गिफ्ट कर रहा है, या इनके सारे मसाइल बस अब एक दफा रशियन तेल लेने से हल हो जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये कंसिस्टेंटली पिछली हुकूमत से लेके इमरान खान ने जो दावा किया था कि जी हमें तेल मिलने वाला है या लेने वाले थे, रूस ने फिर उसकी तरदीद की, ये पूरा एक प्रोसेस जो है वो आगे तक आता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की पोजीशन है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट रही है कि हमने हर सूरत में जो है वो तेल लेना ही लेना है। और इस पे स्पीचेस भी होती रही कि अगर जो है वो अमेरिका इंडिया को मना नहीं कर सकता तो हमें कैसे मना करेगा, हम यहाँ बात करेंगे, वहाँ बात करेंगे। और इसहाक डार का जो आपने रेफरेंस दिया वो बिल्कुल इसी जो है ना वो पस मंज़र में था। तो अब ये चूँकि अमेरिका में बैठ के आप जब कोई इस तरह की बात करेंगे, तो आपके ज़हन में ये होता है कि यहाँ पे आपके खिलाफ एक हॉस्टाइल किस्म का माहौल मीडिया में कम अज़ कम पैदा हो जाएगा और फौरी तौर पे लोग सवाल करेंगे कि एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम उसूली मौक़िफ़ रखते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और डीकोलोनियलाइज़ेशन और एग्रेशन के खिलाफ हैं और फलां-फलां है, और दूसरी तरफ जो है वो यूक्रेन का मसला इस वक़्त जिस सतह पे कम से कम वेस्टर्न मीडिया में देखा जा रहा है, उसकी मौजूदगी में तो आप ये मेंशन नहीं कर सकते। आप मेंशन करें तो आप कंप्लीटली जो है ना शूट डाउन हो जाते हैं, चूँकि ये एक बहुत बड़ा एक मसला होगा कि आप कहें कि जी हम जो है वो रूस से तेल ले रहे हैं, चूँकि वेस्ट का तो फ़ोकस ही ये है कि इस वक़्त रूस को किसी न किसी तरीके से आइसोलेट किया जाए। और सबसे बड़ा फ़ोकस ये है कि ऑयल के हवाले से उसको जो है न्यूट्रलाइज़ किया जाए, जो ऑयल का हथियार जो है वो रूस इस्तेमाल कर रहा है। और वो सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं बल्कि खुद जर्मनी में और आपने यूरोप में देखा है कि उसने सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। मोस्ट जो एलाइज़ हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने, उन्होंने भी स्लिप और फ़ॉल का मुज़ाहरा किया है रूस के तेल पे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिलावल ने ये जो है नोइंगली एक पोस्चर इख्तियार किया कि नहीं जी हम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे
कि ये वापस जाके बिल्कुल वही बात करेंगे जो इसहाक डार या दूसरे कर रहे हैं, चूंकि ये हुकूमत जो है इस वक्त होपलेसनेस का शिकार है। दे हैव नथिंग टू ऑफर टू द पीपल। कोई उनके पास मंसूबा नहीं है, कोई उनके पास गेम प्लान नहीं है, कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। एक मायूसी की चादर तनी हुई है, तो उसमें वो छीद करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस से तेल मिल जाएगा। तब क्या हो जाएगा, रूस को तेल गिफ्ट में नहीं दे रहा है, थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस है। और अब आज जो प्राइसेस दुनिया में आ रही हैं, आ गई हैं, उसके हवाले से वो रूस के बहुत करीब पहुंच गया है। एक और दूसरा मैंने कहा था कि देखें, अमरीकी इन मामलात में कोई लाताल्लुक या कोई इररिलेवेंट नहीं है। वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि रूसी तेल को की प्राइस को किस तरह कंट्रोल किया जाए। और रूस ज़ाहिर है यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जो ओपेक है, तेल की दीगर कॉम्पिटिटर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अंदर भी रूस बैठता है। तो रूस हर चीज़ को जो है वो वीटो नहीं कर सकता, उसको बहरहाल कुछ लिमिट्स रखनी पड़ेंगी। तो जब वो लिमिट्स रखेगा, तो उसके बाद ये कोई मुफ्त का तेल नहीं है। ये तेल इससे कहीं ज़्यादा मुफ्त सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को साल तक देता रहा। कम से कम 20 साल तक जो है आप डेफरल प्राइसेस पे और नो कास्ट और फॉर फ्री और पता नहीं किस-किस तरीके से तेल लेते रहे, तो कौन-सा जो है वो तब्दीली आ गई। ये मांगे-तांगे का जो है ना, एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में खंजर लेके चलने वाले लोग हैं। ये बिलावल साहब का बिल्कुल पोस्चर वही बन गया है। ये भी यूएन में तकरीर करते हैं, इंडिया को नेस्तो-नाबूद कर देंगे, और दूसरी जगह जाके अमन की बात करते हैं। तो ये इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन बिलाखिर जो है वो एक्सपोज होते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान इतनी मुश्किल में फंसा और क्रेडिबिलिटी लूज हो गई। पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है, उसमें बहुत सारे मुल्कों का कमाल होगा, मुमकिन है उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन हो, अमेरिका का हो, लेकिन उसमें अपना जो इसका हिस्सा है वो 50% से कम नहीं है, जो अपनी हरकत और सकनात की वजह से नौबत आई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर एक बात ये भी की जा रही है कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हाँ, हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हमारी ज़रूरत है और मैं अपने किसी की जंग में मैं अपनी आवाम का क्यों नुकसान करूँ? तो थोड़ी-सी तो बात करनी चाहिए थी इनको कि थोड़ा-सा तो एक चीज़ जो है, एक स्टेटेड पोज़ीशन लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो सवाल इसमें ये है सर कि एक तरफ तो प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं और एक तरफ नहीं ले रहे। इंडिया के हवाले से प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, सही है गलत है वो बात की बात है। इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि इंडिया क्योंकि खुद सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन वायलेट करता रहा है, तो उसको क्यों हम लेके आए, वो क्यों बने परमानेंट मेंबर। जबकि जब जो कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी आवाम के लिए तो स्टेटेड पोजीशन ले रहा है कि हाँ हमें तेल लेना है। तो इसको आप कैसे देखेंगे बिलावल साहब की इस चीज को? देखें, इस पे भी जो है ना, ये सख्त किस्म का कन्फ्यूजन की रिफ्लेक्शन है। पहली बात ये है कि पाकिस्तान पे ये बात डिपेंड नहीं करती कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है या नहीं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, अगर कोई इस हवाले से कोई मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है। चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं, उसको इस बात का तो 100% निटी-ग्रिटी समेत पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं, और उसमें इंडिया जो भी कोई इंटरनेशनल कोई जगह, कोई स्पेस क्लेम करेगा, पाकिस्तान उसको चैलेंज करेगा और वाइस वर्सा। ये तो मतलब है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि कोई ये तवक्को रखता है कि पाकिस्तान भी इस पे रज़ामंदी का इज़हार करेगा कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाए। लेकिन देखें, यही तो प्रॉब्लम है जो मैं बार-बार कहता हूँ कि इसको, पहली बात है ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि पाकिस्तान क्या करता है। लेकिन पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो बहुत सारे मामलात में इस हद तक जो है वो नेगेटिव रोल पे ना चला जाए। इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में जाना तमाम जो साउथ एशियंस हैं और जो एशियन हैं, उनके और जो ब्राउन जनरेशन है, पीपल हैं, उनके मफाद में है। ये किसी एक मुल्क के मफाद में नहीं है, और ये जो सीटें एलोकेट होती हैं, ये ब्रॉडर सेंस और ब्रॉडर पॉपुलेशन और ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल जो मफादात हैं, उनको सामने रख के होती है। इसका जो है, इसके लिए एक ज़र्फ़ का मौका देना पड़ता है। ये आप देखें, इंडिया और चाइना के दरमियान एक तवील किस्म की दुश्मनी है। लेकिन जब चीन का जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का मसला था, तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था।
कि जनाब आप जो है वो चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सीट दें। इस पे उसने इंसिस्ट किया एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट। हालांकि जाहिर है कि चीन के हवाले से जो उनके अपने मामला थे वो उस वक्त ही मौजूद थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको एक एशियन नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि भाई ये जो है हमें जो है ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क और हमारा इलाका और हमारे खित्ते और हमारे बर्रे आजम का एक मुल्क जो है उसकी यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रेजेंस होगी। आज आप देखें वहां पे इंडिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, उसे सीट खुद लेनी चाहिए थी। लेकिन ये बात भी वैसे ज़िमनन में क्लियर कर दूं कि ये पॉसिबल नहीं था। इंडिया ये सीट क्लेम नहीं कर सकता था। चीन ये सीट इसलिए क्लेम कर सकता था कि चीन के पास ऑलरेडी ये सीट थी जब ताइवान अलग हुआ, तो वो सीट उन्होंने ताइवान को दी। चूंकि ताइवान को वो चीन का रिप्रेजेंटेटिव मान रहे थे, तो उस पे फिर चीन ने स्टैंड किया कि भाई चीन तो हम है, ये लाखों हजारों मरबा मील इलाका और पॉपुलेशन, तो आप यहाँ से उठ के एक जजीरे को किस तरह चीन के नाम पे सीट दे रहे हैं। तो उसमें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है वो स्टैंड लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पंडित ये कहते कि नहीं जी चीन को ना दें हमें दे दें तो उनको मिल जाती। तो इस तरह ये चीजें जो है ना छोटी मोटी, अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी, सवाल तो ये पैदा होता है। और ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना जनाब। तो ये सीट जो है ये हमारी सीट है, हम सब की सीट है, ये पूरे इस खिते की सीट है। तो ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, ये किसी और मुल्क को मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये इस तरह की जो कमीनगी होती है ना जी डिप्लोमेटिक सतह पे, मैं आपको बताऊं इसका इजहार नहीं करना चाहिए, चूंकि इससे आपका छोटापन जो है वो जाहिर होता है। और इससे ये जाहिर होता है कि आप दुश्मनी बराए दुश्मनी पे बिलीव करते हैं और आपका विजन जो है वो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद बिलावल भुट्टो जरदारी, वो जो डॉक्टर जयशंकर की टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर है, वो जहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान को कहते हैं स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसी के वो पेराए में वो कहते हैं कि अगर ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर बन गए तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वो, इफ वन थिंग्स फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव तो दे हैव अ पॉइंट एज वेल। अच्छा बिरसम ये बताइएगा कि क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में ही और उस पर इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है, मैं भी कुछ इंडियन टीवी चैनल्स पर था, और वो ये कह रहे हैं कि बिलावल ने ये कहा कि जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात हुई, तो दहशतगर्दी की बात हुई जिसपे डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, तो बिलावल ने कहा कि हाँ जी उसामा बिन लादेन तो मर गया है लेकिन जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जिंदा है। और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो आरएसएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं और मोदी आरएसएस है और आरएसएस हिटलर है, ये वो इस तरह की उन्होंने बातें की। आप क्या समझते हैं ये जो डिस्कोर्स, फॉरेन पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, ये जो चीजें यूनाइटेड नेशंस में आ गई हैं, इसको आप कैसे देखेंगे कि इंडिया कह रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्सनल अटैक किए हैं और उस पे मोदी साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो क्लियर किया हुआ है। डॉक्टर जयशंकर बड़े पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, उनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो चीजें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, घर में तो शायद उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, पाकिस्तान में तो वो बल्ले बल्ले हो गई होगी उनकी। आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ताल्लुकात तो ऑलरेडी हमारे जो है इंडिया के साथ ना होने के बराबर है, इसका डिप्लोमेटिकली क्या फॉलोट हो सकता है? और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये शोर जो मचा रहा है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे, गो कि इंडिया दुनिया में बड़ा रेलिवेंट है? फॉर एग्जांपल बिलावल ने ये भी कहा कि वहाँ पे बिलावल जो यूएन में गांधी साहब की जो एक स्टैचू जो है उसको रखा गया है, अनवील किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पाक इंडिया में तो गॉडसे को जो है वो खुदा बना के रखती है और यूरोप और अमेरिका में गांधी को जो है वो वैल्यू देती है। तो ये जो टेम्परेचर और ये बातें हैं, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी ये तो जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है वो दो ऐसे मुल्कों के दरमियान है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये है कि जिन मुल्कों के दरमियान कम से कम 70 साल पुरानी जो है वो बाकायदा जंगों और लातादाद प्रॉक्सी वार्स की हिस्ट्री है,
और उसमें एक बाकायदा एक आखिरी जो स्टेज है उस पे वो आ गए हैं ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से। तो इस हवाले से एक जो प्रॉब्लम हुआ है इम्बैलेंस, वो ये कि मिलिटरीली इंडिया जो है, वो एक विनिंग पोज़ीशन में चला गया। और इसकी वाज़ेह मिसाल 2016 की जो वाक़यात आपने देखा हुए, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये कहा कि हमारे कमांडोज़ बाकायदा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने 40 टेररिस्ट जो हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द रेगुलर मिलिटरी मैन, उनको जो है वो मारा और उसके बाद वापस आ गए। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये वाक़या तो हुआ और इस वाक़ये का पाकिस्तान ने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जो वाक़यात हुए पठानकोट के हवाले से या उससे आगे जो भी मिलिटरीली, उसका पाकिस्तान ने उस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके नतीजे में 5th ऑफ अगस्त 2019 में इंडिया ने जो डिसीजन किया कश्मीर इश्यू पे, और ये कश्मीर के केस को ही लपेट के तो बिल्कुल एक नए तरीके से जो है वो अपने उसमें रख लिया। तो पाकिस्तान ने उस पे खामोशी इख्तियार की, तो जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा सरेंडर किया, जो सिचुएशन जा रही थी किसी किस्म की रेजिस्टेंस के बगैर। और उसका सबूत मैं आपको देता हूँ, इमरान खान की तकरीर जो ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उसने अवाम को खामोशी इख्तियार करने पे कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को कहा कि आप लोग कोई किसी किस्म का एहतजाज या किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, और जुमे की नमाज के बाद 15 मिनट की खामोशी का किया, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मामला डिसअपीयर हो गया। अब आप जब इस तरीके से सरेंडर कर चुके हैं इतने बड़े-बड़े वाक़यात पे कि इंडिया आपकी धरती के अंदर आके तो आपके लोगों को मार के तो टहलता हुआ वापस चला जाए, और उसके बाद आपको क्लियरली कहे कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या हुआ तो हम इससे बड़ा भी जो है वो एक्शन लेंगे, तो आप अपने लोगों को कहें कि आप चुप रहें। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डिसीजन कर लिया कि हम अब मिलिटरीली जो है वो इंडिया के साथ किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार नहीं, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे। तो उसमें इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर दी थी, जिसका अब 3-4 साल से कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसी तरीके से ये इमरान खान थ्योरी है कि भाई मोदी साहब या जयशंकर या कोई आदमी जो है उसका आरएसएस से ताल्लुक है। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और ओपन वोट्स में ये लोग इलेक्ट होके आए हुए लोग हैं। पहली बात ये है कि ज़ाहिर है जो लोग इंडिया की तारीख और उसका कल्चर और उसकी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री समझते हैं, उनको पता है आरएसएस एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, व्हिच हैज़ नथिंग टू डू विद बीजेपी और कांग्रेस या इस तरह की जो फोर फ्रंट पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन ये इमरान खान की थ्योरी है जो बिलावल साहब हूबहू रिपीट कर रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपको बता दूं, चूंकि इसका मतलब क्या है कि जब आग और पानी एक होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है इनके पीछे कोई तीसरा आदमी बैठा हुआ है, जिनको ये थ्योरियां दे रहा है। भाई थोड़ी सी स्टडी और रिसर्च तो कर लो कि आरएसएस है क्या और उसका रोल क्या है 21st सेंचुरी की इस पॉलिटिक्स में जो इस वक्त इंडिया में हो रही है, उसमें वाकया ही क्या आरएसएस जो है वो कोई इस तरह की किंग मेकर का रोल प्ले कर रही है, या ये सिर्फ आपके जहन में इंडोफोबिया और आरएसएस फोबिया और इस तरह के खौफ और हरास की कैफियत में आप मुबतला होके कुछ भी कह रहे हैं। ये मतलब अनफाउंडेड किस्म की स्टोरीज हैं जनाब, जिनको यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े फोरम पे मैं समझता हूँ कि उठाना ही जो है ना इमैच्योरिटी है, और इसके पीछे पाकिस्तान की वही फरसुदा किस्म की वजारत खारजा की सोच कार फरमा है। मैंने कई दफ़ा अर्ज किया कि पाकिस्तान की वजारत खारजा की फाइलें और उनका कंटेंट 50 साल पुराना है और उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, जो वो कर नहीं रहे। इसकी मुझे समझ नहीं कि क्यों नहीं कर रहे, लेकिन देयर इज़ समथिंग सीरियसली सीरियसली रॉन्ग विद देम। साहब हो सकता है वो उनके पास वो आज़ादी ना हो, आप सारा वज़न उन्हीं पे डाल रहे हैं बेचारों पे, वो तो बस समझिए अपनी दिहाड़ी मज़दूरी करके जा रहे हैं। जिधर से डोरियाँ लाई जाती हैं सियासतदानों की, ये भी तो उन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो आप इन बेचारों को फिर क्यों कह रहे हैं, इन मासूमों को? ये तो बस अपना जो उनको कहा जाता है वो कर देते हैं। जवाबदेह तो वही है ना जनाब, जवाबदेह तो वही है। अब हमें क्या पता है कि पीछे इनविजिबल फोर्स कौन सी बैठी है और क्यों बैठी है, इसका जवाब भी तो वो दें ना। लेकिन ये स्टोरी बहुत पुरानी पेश कर रहे हैं, ये अब पिट चुकी है।
हुँ। ये जितनी बातें कर रहे हैं कश्मीर इश्यू को लेके या इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट को लेके या पीस और वार के इश्यूज पे, ये 50 साल पुरानी नैरेटिव है, जिसकी कोई वक़्त नहीं है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं और लोग एक ओपिनियन बना चुके हैं इस पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग तंग भी आ चुके हैं, ओपिनियन भी बना चुके हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे बिलावल साहब जो हैं, वो अपनी सीवी तेज़ कर रहे हैं। क्योंकि वो कहा जाता है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है पाकिस्तान में। गो के देखना है कि वो इस काबिल होते हैं कि नहीं होते, वो चीज़ें मैनेज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये चीज़ें बड़ी जो हैं वो अजीब किस्म की हैं और किस तरह चीज़ें डेवलप होती हैं, लेट्स सी इस हवाले से। लेकिन टेम्परेचर जितना हाई हो गया है, कोई और ताकत तो है नहीं है कि जो दोनों ममालिक को बिठा सके। ये मैच्योरिटी दोनों ममालिक ने दिखानी है। अब ये कैसे दिखाई जाएगी? कौन लेके आएगा? इंडिया को एडवांटेज है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमें डिसएडवांटेज है कि हम पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं एंड इकोनॉमिकली जो है वो एक चैलेंज ट्रेन में बैठे हुए हैं। लेट्स सी कोई हम रास्ता निकाल पाते हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर अहमद बचानी साहब। सर, इट वाज़ अ प्लेज़र थैंक यू। टॉकिंग। थैंक थैंक यू जनाब। थैंक थैंक यू।